हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है अबाउट अशोका द ग्रेट एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। हम लोग स्टार्ट करेंगे बिंदुसार के साथ। बिंदुसार जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की है, जाकर देख लीजिए। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया और यहाँ से निकल गए तो बिंदुसार को सिंहासन पर बैठा दिया गया था। और माना जाता है ये अपने पिता की तरह बहुत ही ज़्यादा एबल रूलर थे। इन्होंने 16 लड़ाइयाँ एक साथ जीती और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट की नीति अपनाई। इन्होंने जो प्रोविंस था इसे और स्ट्रॉन्ग किया और ज़्यादा इसे शक्तिशाली बनाया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद माना जाता है एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, यानी उत्तराधिकारी की लड़ाई, जिसमें कि सुशीम और अशोक इन दोनों के बीच में बहुत फियर्स बैटल, बहुत भयंकर लड़ाई हुई जो कई सालों तक चली। और फाइनली अशोक ने सुशीम को उखाड़ फेंका, उसको मार डाला और खुद सिंहासन पे कब्जा कर लिया और बन गए अशोक, जो देवनाम प्रिय का टाइटल भी ले लिए। अभी ये अशोका द ग्रेट नहीं है। अशोका द ग्रेट क्यों होंगे वो आप अभी बाद में जानेंगे। अशोका की अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। अशोका की माँ का नाम था धर्मा और ये अपने पिताजी के साथ ही रहते थे, लेकिन माना जाता है कि इनके पिता सुशीम को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और अशोक को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, क्योंकि धर्मा जो थी एक दासी थी जिन्होंने बिंदुसार की बहुत ज़्यादा तीमारदारी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उनकी सेवा की और उनको एक वॉर में जब बहुत चोट लगी थी तो उनकी जान को बचाया। लेकिन अशोक ने अपनी व्यक्तित्व के कारण से, अपने प्रभावशाली नेतृत्व के कारण से सुशीम को हराकर सिंहासन पर अपना दबदबा हासिल कर लिया। अशोक ने शुरू में वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट की नीति अपनाई और बहुत तेज़ी से अपने किंगडम को और ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश की। अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा कलिंग का। कलिंग नाम का एक प्रोविंस था जो अभी भी मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं था। बाकी लगभग पूरा इंडिया साउथ को छोड़कर मौर्यन एम्पायर के अंडर आ गया था। तो अब यहाँ पर अशोक ने सोचा कि क्यों ना हम कलिंग को भी कैप्चर कर लें, और कलिंग जैसे एक छोटा सा राज्य हमसे कैसे बचा रह गया। तो अशोक ने कलिंग पर भी आक्रमण किया। जब कलिंग पर आक्रमण किया तो इन्होंने एकदम रक्तपात कर दिया, लाखों लोगों की डेथ हुई। और माना जाता है कि जब एक दिन रात में वो फील्ड पे गए जहां वॉर हो रही थी तो उन्होंने देखा सब जगह शव बिखरे हुए हैं, लोग विलाप कर रहे हैं, औरतें रो रही हैं और पूरी की पूरी नगरी जो थी कलिंग की, जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी शानदार थी, वो उजड़ गई है, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तब अशोक के मन में बहुत ज़्यादा ग्रीफ हुआ, सौरो हुआ और उन्होंने अपने दिल और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए इस वॉर को छोड़ दिया और बुद्धिज़्म की राह को अपना लिया। यहीं से शुरुआत होती है अशोका द ग्रेट बनने की। अब अशोक ने क्या किया? अशोक ने पूरी तरह से धर्म को अपना लिया और इन्होंने धमा यानी कि धर्म नाम का एक पूरा का पूरा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। इन्होंने एक मिडिल पाथ को अपनाते हुए बुद्धिज्म की टीचिंग्स को साथ में इनकलकेट किया, जहां पर इन्होंने लव फॉर द नेशन, लव फॉर योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर मैनकाइंड, शेल्टर हाउसेस बनवाए, रोड साइड्स पे आप कह सकते हो रेस्ट हाउसेस बनवाए, शेडी ट्रीज लगवाए और लोगों की भलाई के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे इन्होंने बुद्धा के भी स्तूपास बनवाए, जिसमें सांची स्तूपा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए इवन अपने पुत्र और पुत्री को भी जगह जगह भेजा, जिनमें महेंद्र और संघमित्रा का नाम आपने सुन रखा है। अब अशोका ने पूरी तरह से वॉर को छोड़ दिया। इवन उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया था और वो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हो गए थे, वेजिटेरियन हो गए थे और पूरी तरह से लोगों की सेवा भाव में समर्पित थे। लेकिन माना जाता है अशोक की डेथ के बाद ये पूरा का पूरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग एम्परर उसको रूल करने वाला नहीं था। इसीलिए मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे क्या हो गया? पेरिश कर गया, फिनिश हो गया।
उससे पहले आज हम लोग बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेंटर था पाटलिपुत्र, मगध एम्पायर के अंदर ही आता था पूरा का पूरा, और काफ़ी बड़ा मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो आज के दिनों में पटना के नाम से आप जानते हैं। और इस सेंटर पे ही राजा रहते थे और इनके मंत्री परिषद होते थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते थे महामात्य, जो शुरू में चाणक्य थे और फिर अशोक के समय में राधागुप्त हो गए थे। महामात्य जो थे, इनको प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये लेते थे और राजा से कंसल्ट करते थे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में। यहाँ पर विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन भी था, जिसमें सभा और समिति थी। एल्डर्स जो थे विलेज के, उन्हें पूरा अधिकार था अपने डिसीजन लेने के लिए, और महामात्य वगैरह छोटे मोटे सारे डिसीजंस खुद से ले लिया करते थे और एक दूसरे पे इससे चेक भी बना रहता था। अब क्या हुआ था, इन्होंने एम्पायर, जो इतना बड़ा एम्पायर था, उसको 4 भागों में तोड़ा हुआ था, 4 पार्ट में तोड़ा था, जिसमें से तौशिला जो आपके मॉडर्न डे उड़ीसा का नाम जानते हैं, वो तौशिला था। तौशिला जो था वो ईस्ट में था। अब हम अगर बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट में था उज्जैन। उसके बाद अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में था आपका तक्षशिला, जो मैंने रावलपिंडी आपको बताया था। और जो साउथ की बात करें तो स्वर्णगिरी। ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहां से मगध एम्पायर रूल होता था। इसमें राजा अपने ही बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र और अपने ही परिवार के लोगों को बैठाते थे, जिससे कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके। आपने देखा होगा कि हमारे नेशनल एल्बम में अशोक चक्र और शेर का सिंबल है, ये अशोका के एम्पायर का ही सिंबल था। और ये इसीलिए था क्योंकि इनकी पताका चारों दिशाओं में फैल रही थी और फहरा रही थी, इसीलिए इन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का जो रहन सहन था, लाइफस्टाइल था, काफ़ी सिंपल था। एग्रीकल्चर सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। ट्रेड जो था, ये फॉरेन कंट्रीज़ के साथ थोड़ा बहुत ट्रेड करते थे। ठीक, आप जानते ही हैं, इनके रिश्तेदार भी थे और इनके साथ ट्रेड भी होता था। साथ ही साथ जो टैक्सेशन था वो 1/4 था, यानी 25% था इन द केस ऑफ दोआब रीजन, जो आपके फर्टाइल रीजन्स थे, और 1/6 था आपके सेमी एरिड और एरिड रीजन्स, जो थोड़े से डेजर्टेड एरियाज थे। कुल मिलाकर लोग बहुत खुश थे। और अशोका का धमा जो धर्म था, इसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसने जो आप कह सकते हो धर्म की परिभाषा को बदल दिया। राजा को किस तरह से रूल करना है वो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को बताया, और इनकी कीर्ति सब जगह फैली और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में इनका रोल बहुत ही ज़्यादा अग्रणीय है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल को शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।